Good morning. Good morning. देखिए आवाज सही से आ रही है? मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों तक? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों तक? यस, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पता नहीं यूट्यूब वाले पे, जब यूट्यूब पे क्लास होती है तब कहते हैं आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ लेता हूँ तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता। वहाँ यूट्यूब पे मैसेज आते रहते हैं आवाज अच्छी नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है ना, आप लोगों ने भी देखे होंगे। वहाँ वो कहते रहते आवाज गूंज रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज गूंज रही होती है, समझ में ही नहीं आता क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यही सेम सब कुछ सेटअप, पूरा सेटअप इसके लिए रहता है। जो भी क्लास हो रही है बिल्कुल वही सेटअप है। यूट्यूब पे जाते हैं, एग्जैक्टली वही सेटअप रहता है। फिर वहां पे वो आवाज गूंजने लग जाती है, कहते हैं कम आ रही है, कोई तो कहता है कम आती है। हाँ, कम आने की भी शिकायत करते हैं कि आवाज कम आती है। कोई कहता है कि आवाज गूंज रही है। और पीछे जाके देखते हैं तो थोड़ा शोर भी आता है। अब जैसे नॉइज इसमें नहीं आ रहा, इसमें कोई नॉइज नहीं आता, सब कुछ एकदम क्लियर होता है। वहाँ पे नॉइज भी आता है। ये टेक्निकल चीजें बड़ी परेशान करती है। सेम चीज सेम सब कुछ, वहां जाते कुछ और चल रहा होता है, यहाँ कुछ और चल रहा होता है। चलो, हम जो पढ़ रहे थे लास्ट टाइम वो था प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले याद करो कि मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बताया था कि प्रक्षेप्य गति जो है वो एक तो इस बात की गति है कि आप एक समतल पे गति करवा रहे हैं। अब तक की जो आपकी गतियां थी वो एक रेखा में थी, आप एक रेखा में गति कर रहे थे। आप एक रेखा में गति कर रहे थे, एक रेखा में या तो आप आगे जा रहे थे या पीछे जा रहे थे, आगे पीछे, यानी आपकी पूरी गति रेखा पे थी। तो यहाँ कोई घटक का कोई मतलब ही नहीं बनता था। यहाँ पे कोई घटक का कोई मतलब ही नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि आपकी गति या तो आगे हो रही है या पीछे हो रही है, या आगे या पीछे। तो कोई कारण ही नहीं बनता इस बात का कि क्या घटक करोगे। आपका जो वेग है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में विस्थापन है। अब आपका विस्थापन भी उसी दिशा में है और वेग भी उसी दिशा में है, तो झंझट ही खत्म हो गया। जिधर वेग है उधर ही विस्थापन है, तो कोई घटक का कोई मतलब ही नहीं बना, है ना। घटक का कोई सेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने गति को चेंज करके समतलीय गति कर दिया, समतलीय गति का मतलब है अब आप एक समतल पे गति कर रहे हैं। और जब आप एक समतल पे गति कर रहे हैं तो आपका कण जिस दिशा में जा रहा है वो घटकों से बना हुआ परिणामी है। यू जो है वो परिणामी है, यू परिणामी है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो परिणामी होता है। तो ये परिणामी है। इसके दो घटक हैं, एक इसका क्षैतिज घटक, एक इसका ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जिम्मेदार है इस बात के लिए कि क्षैतिज विस्थापन जो हो रहा है इसके अंदर, क्षैतिज विस्थापन, अब ये कैसे पता लगे। आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे तो उसका जरूर एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जरूर एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो किसकी वजह से हुआ होगा, ये विस्थापन, इस दिशा में विस्थापन अगर हुआ है तो ऑब्वियसली बात है इसी दिशा के वेग से हुआ होगा। तो इसका मतलब वेग का एक हिस्सा
इधर काम कर रहा है और वेग का एक हिस्सा इधर काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको अगले एग्जाम्पल में समझाया था कि अगर आपको ऐसा लगे, है ना, आपको ये लगे, जब भी आप किसी वस्तु पे दो बल लगाते हैं, मान लीजिए एक बल आपने F1 लगाया, एक बल F2 लगाया, तो ना तो आपको F1 कभी दिखता है ना कभी F2 दिखता है, आपको वो दिखता है जिस दिशा में वस्तु जाती है। तो आपको हमेशा परिणामी नजर आता है, आपको हमेशा परिणामी नजर आता है, जबकि परिणामी तो वो है जो लास्ट में आया है, परिणामी तो वो है लास्ट में। जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया तो वही दिखता है, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो पीछे थोड़ी दिख रहा है, वो 1 1.5 साल 2 साल की वो जो मेहनत है वो किसी को दिख रही है क्या? सब कह रहे हैं बड़ा भाग्यशाली था, सिलेक्शन हो गया, बहुत तकदीर वाला था, सिलेक्शन हो गया, तो वो पीछे दिख रहा है किसी को कि पिछले 1.5 2 साल से वो जो रातें काली कर रहा था, वो जो लगा पड़ा था, दिन रात मेहनत कर रहा था, है ना, अपनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहा था, मनोरंजन छोड़ के बैठा था, हर चीज को उसने त्याग दिया था, क्यों? क्योंकि उसे सिलेक्शन चाहिए था। तो 1.5 2 साल से वो जो कर रहा था वो दिखाई दिया नहीं, सबको वो दिखाई दिया सिलेक्ट हो गया, कमाल कर गया, असफल हो गया, फेल हो गया। तो दो ही चीजें नजर आती है, परिणामी ही नजर आता है आपको, वो कभी नजर नहीं आता जो पीछे चल रहा होता है। तो सेम ऐसा ही है कि जब आप किसी वस्तु पे दो बल लगाते हैं, F1 F2, दो क्यों, आप 50 बल लगाइए, आप 50 बल लगाइए, दिखेगा आपको एक, कौन? परिणामी। यही होता है, एक वस्तु है, उसे 50 आदमी धकेल रहे हैं, है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको बस वो दिखाई देगा जिधर वस्तु जा रही है, जिधर वस्तु जा रही है वो दिखाई देगा, और जिधर जा रही है वो कौन है? वो उधर है जिधर परिणामी जा रहा है। तो कुल मिला के आपको जो दिखता है, उन सारे लोगों का मिला के जो परिणामी बनता है, वो आपको दिखाई देता है कि वस्तु किधर जा रही है। इसका मतलब 50 लोगों ने 50 बल लगाए हैं, लेकिन 50 बल आपको नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ परिणामी दिखेगा। तो जब भी आपको कोई दिख रहा है, समझ जाओ वो परिणामी है, और परिणामी कई चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। या यूं मानिए कि परिणामी के आप टुकड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परिणामी के दो ही टुकड़े किए हैं, जो परिणामी है उसके दो टुकड़े किए हैं, एक वो जो क्षैतिज के लिए जिम्मेदार है, एक वो जो ऊर्ध्वाधर के लिए जिम्मेदार है। क्षैतिज के लिए यू कॉस अल्फा और ऊर्ध्वाधर के लिए यू साइन अल्फा जिम्मेदार है। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा, क्योंकि जैसे जैसे ग्रेविटी अपना काम करेगी इसका कोण चेंज होता जाएगा। अभी अल्फा कोण ये है, लेकिन साफ दिख रहा है कि अल्फा कोण ज्यादा देर मेंटेन नहीं रहेगा, अल्फा कोण ज्यादा देर मेंटेन नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद ये अल्फा कोण चेंज हो जाएगा। दिख रहा है, जैसे आप इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आते ही आपका कोण चेंज हो गया, इस पॉइंट पे आते ही ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपका कोण देखो अब ये हो गया, अब आपका कोण ये हो गया। अच्छा, वेग भी चेंज हो गया, कोण भी चेंज हो गया, वेग भी चेंज हो गया, क्योंकि लगातार ग्रेविटी वेग को कम कर रही है, इसलिए वेग भी चेंज हो गया। तो मान लीजिए यहां पर आने के बाद आपका वेग v बसता है, मान लो आपका वेग जो है वो v बसता है, और अब जो दिशा है मान लो वो थीटा है। टी समय बाद, टी समय बीत जाता है, और टी समय बाद कण जो है वो पी पे पहुंच जाता है। अब उसका वेग v हो जाता है, उसकी दिशा जो है थीटा है, जो पहले अल्फा हुआ करती थी अब वो थीटा हो गई है। टी समय बाद, आफ्टर फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ समय बाद, टी समय बाद कण पी पे पहुंच गया है। अब उसकी निश्चित तौर पे उसकी दिशा, उसकी जो दिशा थी वो अब चेंज हो चुका है। परिणामी बल जो है, जो बल लग रहा था, जो वेग उसका था, वो वेग भी धीरे 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 दिखता है, ये देखो, ये देखो चेंज हो रहा है। यहाँ आते ही एक बार वेग रुक जाएगा और नीचे चल। अब गति को पहले धीरे धीरे समझना, एक बार समझना, हर जगह पे कण के अंदर दो वेग काम कर रहे हैं, हर जगह दो वेग काम कर रहे हैं। एक वो जो से क्षैतिज की तरफ ले जा रहा है, एक वो जो से ऊर्ध्वाधर ले जा रहा है। अब आप यहां देखिए, यू मेरी उंगली के साथ देखिए, ये देखो, देख रहे हैं, और गौर करो यहां आते ही क्या हुआ, यहां आते ही क्या हुआ, इस जगह आते, इस जगह आते ही आपका ये वेग खत्म हो गया, ये वाला, ये वेग खत्म हो गया। अच्छा, कैसे पता चला कि ये खत्म हो गया? कैसे पता चला कि ये खत्म हो गया? क्योंकि अगर ये खत्म ना हुआ होता तो कण ऊपर जाता। अब इससे ऊपर नहीं जा रहा, इससे ऊपर नहीं जा रहा। ये देखो, ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट है, इसे कैपिटल एच बोलेंगे। कण इससे ऊपर नहीं जा रहा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो शांत हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक शांत हो गया। लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक शांत हो गया, लेकिन क्षैतिज घटक शांत नहीं हुआ। अगर क्षैतिज घटक भी शांत हो जाता, ऊर्ध्वाधर भी शांत होता, तो कण सीधा धूम, क्या होता? धूम। सही है, बात समझो। अगर यहां पर
ऊर्ध्वाधर घटक शांत हो गया, वस्तु ऊपर जानी बंद हो गई। अगर क्षैतिज घटक भी शांत हो जाता, ऊर्ध्वाधर तो शांत हो ही चुका, गारंटी है ऊपर नहीं गया, क्षैतिज घटक भी शांत हो जाता तो कण आगे नहीं जाता, आगे जाने के बजाय कण सीधा नीचे आ जाता। इसका मतलब कण आगे गया है, इसका मतलब क्षैतिज घटक शांत नहीं हुआ। और हम पूरी गति के दौरान देख सकते हैं कि क्षैतिज घटक शांत नहीं हुआ, क्षैतिज घटक जो है वो शांत नहीं हुआ, ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो शांत हो गया। वो पहले बढ़ता है बढ़ता है, ये देखो यहाँ से अधिकतम था, यहाँ से धीरे 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 कम 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 होते 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 यहाँ पे जीरो आ गया, और यहाँ जीरो आने के बाद में ये अब रिवर्स में हो गया, अब रिवर्स में हो गया। यहां तक हाइट बढ़ा रहा था, क्यों? क्योंकि इस समय तक ऊपर की तरफ था, और जैसे ही यहां पे आए जीरो हो गया, और जीरो होकर दिशा चेंज करके अब वेग नीचे की तरफ हो गया। लेकिन क्षैतिज घटक लगातार गति के दौरान बना रहा, क्षैतिज घटक बना रहा, क्षैतिज घटक कहीं नहीं गया, वो लगातार बना रहा। इस वजह से वस्तु ने क्षैतिज दूरी तय की है, इसे क्षैतिज परास कहते हैं। ये जो दूरी है इसे कैपिटल आर बोलेंगे, परास बोलेंगे। ये ऊंचाई है जो उसने सबसे ज्यादा कवर की है, इसे अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। इसे परास या रेंज कहते हैं, क्षैतिज परास। क्षैतिज में उसने कितनी दूरी की है उसको क्षैतिज कहते हैं। और जितना इस पूरी यात्रा में जो समय लगा है उसको उड़ीयन काल कहते हैं, या जो समय लिया है आवर्त काल कहते हैं। पूरा टोटल टाइम पीरियड कितना है, वहां यहां से जमीन तक जाने में जो समय लिया है वो आवर्त काल कहलाता है, उसको कैपिटल टी कहते हैं, आवर्त काल, कैपिटल टी। तो ये तीन चीजें होती है, ये तीन चीजें होती है। आवर्तकाल, पूरे आवर्तकाल को आप देख सकते हैं, आधा समय कण ने ऊपर जाने में लगाया और आधा समय नीचे आने में लगाया, यानी आधे आवर्तकाल में कण ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पर गया है। मैक्सिमम हाइट का मतलब समझ जाइए, हर किसी का अपना अपना अलग अलग मैक्सिमम हाइट होगी। आप अलग कोण पे फेंकोगे, अलग मैक्सिमम हाइट होगी, अलग वेग से फेंकोगे, अलग मैक्सिमम हाइट होगी। तो अधिकतम ऊंचाई अलग अलग तरीके से फेंकने पर अलग अलग अचीव कर पाएगा। ये आपने कोण चेंज कर दिया तो शायद अगर ये कोण अल्फा थोड़ा बड़ा लिया होता तो कण ऐसे जाके ऐसे गिर जाता, तब इसकी अधिकतम हाइट यहीं आ जाती। ठीक है ना, वो अलग अलग यू और अल्फा पे डिपेंड करेगा कि आप कितने यू से फेंकते हैं और किस कोण पे फेंकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h बराबर होती है u साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g। और साफ देख सकते हो कि ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, u पे और अल्फा पे, है ना। ये हाइट कहलाते हैं, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। ये होती है आर परास, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी। इसके बाद में होता है आपका उड़ियन काल, टोटल टाइम, वो होता है 2u साइन अल्फा बटा जी। जीरो वेलोसिटी, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वेग जो है वो जीरो हो गया। क्योंकि अगर सोचो, मेरी बात दबा समझ, कि अगर वहां पे दोनों ही घटक जीरो हो जाते तो कण धड़ाम से नीचे आता, धड़ाम से। जब इसका देखो उधर गया है वो, गति को ध्यान से पढ़ो, गति को समझो। अगर वेग जीरो हो जाता, इस बिंदु पे वेग जीरो हो जाता, यहां वेग जीरो हो जाता, यहां वेग का एक घटक जीरो हुआ है, सिर्फ एक घटक। कौन सा? ऊपर वाला। नीचे वाला घटक देखो, क्षैतिज घटक जीरो नहीं हुआ है। और आपका जो वेग होता है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक दोनों का परिणामी होता है। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वेग जीरो हो गया, यहाँ वेग जीरो नहीं हुआ है, यहाँ वेग जीरो नहीं हुआ है, क्योंकि वेग जो बना है वो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक दोनों से बना है। आपका जो वेग होता है v, परिणामी वेग, वो बराबर होता है क्षैतिज घटक vx नाम दे दूं, क्षैतिज घटक प्लस ऊर्ध्वाधर घटक, इन दोनों वेग से बना है। इसमें से अगर एक जीरो हो भी गया, मान लो vx जीरो हो गया तो vy बच गया।
Vy 0 हो गया तो Vx बच गया। दोनों 0 होंगे तब V 0 होगा, दोनों 0 होंगे तो V 0 होगा। और जब दोनों 0 हो जाएंगे तो मैंने पहले ही कह दिया, अगर दोनों 0 हो गए तो ना कण आगे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो सीधा क्या होगा, फिर बस तुम्हारे हवाले वतन साथियों, फिर तो ग्रेविटी का काम बचा। ना तो कण अब आगे जाएगा, क्षैतिज घटक 0, ऊर्ध्वाधर घटक 0, दोनों 0। अब दोनों 0 तो ये तो राम भरोसे हो गया। अब राम भरोसे है तो राम ही संभालेंगे इसको। फिर राम ने अपनी शरण में ले लिया। यही होगा। गति को समझो, गति को समझो, जो गति कर रहा है कैसे काम, नियमों से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो नियमों से हो रहा है। बिना नियम के इस धरती पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नियमों से होता है। समझ गए? वेग किसी भी क्षण इस पूरी गति के दौरान कभी भी वेग 0 नहीं है, कभी कम है, कम होगा, लेकिन 0 कभी नहीं होगा। क्योंकि 0 अगर होता तो मैंने कह दिया उसी क्षण कण सीधा धुम नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला खेल देखते हैं। यहां देखो, यहां एक बात क्लियर है कि अगर आपको H ज्यादा चाहिए, H ज्यादा चाहिए तो अल्फा ज्यादा लो। ज्यादा अल्फा से ज्यादा H आएगा, ज्यादा अल्फा से ज्यादा H आएगा, क्योंकि साइन का मान अधिकतम होता है, साइन का मान अधिकतम होता है 1, और वो तब होता है जब अल्फा 90 डिग्री हो। अगर आपको हाइट, आपको अलग अलग कोणों पे फेंकना है, अलग अलग कोणों पे फेंकना है, और अलग अलग कोणों में से वो कोण ढूंढ रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा हाइट आए, सबसे ज्यादा हाइट आपको चाहिए, तो आप अल्फा का मान 90 डिग्री लो, अल्फा 90 लो। अल्फा 90 लेने पर आपको सभी तरीके से फेंकने पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट जो मिलेगी वो इतनी होगी। और ये आप आराम से बिना इस फॉर्मूले के भी समझ सकते हैं। अगर ज्यादा ऊंचाई पे फेंकना है, ज्यादा ऊंचाई पे फेंकना है तो क्या करना होगा, ऊंचाई चाहिए आपको, प्रास नहीं चाहिए, आपको ऊंचाई ज्यादा चाहिए तो एकदम सीधा ऊपर सर पे फेंको, एकदम सीधा ऊपर फेंको। इस केस में क्या होगा कि आपका एच मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन आपका आर 0 हो जाएगा। देख सकते हो अल्फा का मान 90 रखते ही हो गया कितना, 180, और इसका मान 0 हो गया। अब समझ सकते हो कि आर का मान 0 क्यों हुआ, है ना? आप समझ सकते हैं आर का मान 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपने सारा का सारा जो वेग है वो केवल ऊर्ध्वाधर घटक को दे दिया कि भैया तू संभाल, क्षैतिज घटक को आपने 0 कर दिया। आपने क्या किया, कण को ऊपर फेंका। अब ऊपर फेंका तो आपने सारा का सारा वेग, सारा का सारा वेग सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटक को दे दिया। ये देखो आपने ऐसे फेंका है, और आपने ऐसे फेंका है, इसका मतलब है कि आपने सारा का सारा वेग, पूरा का पूरा आपका प्रारंभिक वेग एक जने को बांट दिया, सारी संपत्ति एक बेटे को दे दी। अब दूसरा बेटे के पास कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्षैतिज गति कुछ भी नहीं होगी, सारी की सारी ऊर्ध्वाधर होगी। इस केस में आपको सारा का सारा एच तो मैक्सिमम मिल जाएगा, एच तो सबसे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन आर इस समय पे 0 हो जाएगा, कोई क्षैतिज प्रास नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा वेग आपने क्या किया, ऊर्ध्वाधर घटक को दे दिया। यहाँ पे सारा कि तू ले जा, क्षैतिज घटक को 0 कर दिया। सही भी है, क्षैतिज घटक को 0 करोगे, आप नहीं चाहते कि आपके वेग का कोई भी हिस्सा क्षैतिज में खर्च हो, तो आप सारा का सारा ऊर्ध्वाधर देना चाहते हैं, भाई तू ले जा, इसको दे दिया। ठीक है, ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरा, अगर आर को मैक्सिमम करना हो तो, आर को मैक्सिमम करना हो तो भाई अगर आर को मैक्सिमम करना है, आर को मैक्सिमाइज करना है कि आर को अधिकतम, कण ज्यादा से ज्यादा दूर जाए, क्षैतिज दूरी जो है, परास जो है, वो इसकी अधिकतम हो। ये ऐसा तब होगा, साइन 2 अल्फा है, साइन का मान 1 अधिकतम होता है और 1 होता है 90 डिग्री पे। तो इस केस में आपको अल्फा लेना होगा 45 डिग्री। अल्फा 45 लेने पे आपको अधिकतम मिल जाएगा u बटा जी। कब, अल्फा बराबर 45 पे। अगर आप 45 डिग्री पे पत्थर को फेंकोगे तो वो अधिकतम दूरी पे जाएगा क्षैतिज के हिसाब से। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर तो अधिकतम नहीं होगी, लेकिन क्षैतिज जो है वो आपकी सबसे ज्यादा होगी। तो जब भी भाला फेंको 45 पे फेंकना, है ना? यही कमाल है। देखो
अगर आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ी सी फिजिक्स मिक्स कर लें तो आपकी जो क्वालिटी है वो और बढ़ जाती है। भाई मान लो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहा है, भाले के साथ थोड़ी सी फिजिक्स मिक्स कर ले, मान लो नहीं आती फिजिक्स, कोई बात नहीं, तो जो ट्रेनर है, जो उसका गाइड उसे कर रहा है, उसे तो आती होगी, वो तो एक्सपर्ट होगा, वो थोड़ी सी फिजिक्स प्लस नीरज चोपड़ा दोनों मिक्स कर ले तो भाला ज्यादा दूर तक फेंका जा सकता है, भाले को ज्यादा दूर तक फेंका जा सकता है। अब वो लोग क्या करते हैं, आप देखें फेंकते 45 डिग्री पे है, लेकिन सोचिए वो कोई मशीन थोड़ी लेके बैठा है कि ये देखो ये रहा 45 डिग्री, मिला लो अब फेंको, और मिला लिया तो फेंका नहीं जाएगा। अगर पहले मेरे पास कोई खड़ा है और प्रकार लेके आया हुआ है और कह रहा है ये रहा 45 फेंको, तो ये लो क्या फेंकू, तो फेंकने के लिए भागना पड़ता है, फेंकने के लिए पहले भागना पड़ता है, और जब आप भागते हो तो आप कोण नहीं नाप सकते, जब आप भाग रहे हो तो आप कोण फिक्स नहीं रख सकते, और कोण फिक्स रहोगे तो आप भाग नहीं सकते। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आ गया यहाँ पे। हाइजेनबर्ग का नाम सुना आपने? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है? जब आप दोनों में से एक चीज को सही ढंग से नाप सकते हैं। अगर आप दूरी या विस्थापन नापते हैं तो आप वेग को सही ढंग से नहीं नाप सकते, और वेग को सही ढंग से नापेंगे तो आप विस्थापन को सही ढंग से नहीं नाप सकते। दोनों में से आपको एक चीज क्लियरली, उसमें दोनों में एरर आएगी। एक को सही नापने जाएंगे तो दूसरी गड़बड़ नापी जाएगी, एक को सही नापेंगे तो दूसरी गड़बड़ हो जाएगी। तो वही है, अगर वो भाला फेंकने वो ये कहे कि चलो 45 मिलाओ, मेरे भाले से 45 मिलाओ, तो 45 मिल तो जाएगा, फिर भाला फेंका नहीं जाएगा, क्योंकि फिर वो स्पीड नहीं मिली, क्योंकि खड़े होकर थोड़ी फेंका जाता है। अगर वो भागेगा तो प्रकार कैसे मिलाएगा, तो प्रकार मिलाएगा तो भागा नहीं जा सकता, और भागेगा तो प्रकार नहीं मिला सकता। अब क्या होता है, अब होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में वो अपने आप को 45 पे फिट करने की, एग्जैक्टली 45 तो नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग पे लगातार लगातार क्लोज टू क्लोज क्लोज टू क्लोज क्लोज टू क्लोज करने की कोशिश करता है कि उसका भाला जब वो फेंके तो वो 45 डिग्री पे हो, क्योंकि उसे पता है कि 45 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम फ्लाइट उसको मिलेगी, सबसे ज्यादा दूरी आर उसको मिलेगी 45 डिग्री पे। तो यही तो ट्रेनिंग होती है। आप 10 साल जो करते हैं बस यही करते हैं कि भाले को 45 पे कैसे फेंका जाए, बिना नापे, बिना नापे भाले को 45 पे कैसे फेंका जाए। यह है आपका ना, अंदाजे से नहीं फेंका जाता, प्रैक्टिस रहती है। आप बार 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 बार, आप वो दिन में एक बार भाला नहीं फेंकते, वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो एक दिन में एक बार भाला नहीं फेंकते, वो दिन में कोई 30-40 बार भाला फेंकते। और इसे अगर आप 10 सालों से गुणा करो तो करके देखो, एक दिन में अगर वो किसी भी मिनिमम आंकड़े आप ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, जो भी आंकड़ा आपको पसंद हो, 10 का आंकड़ा ले लिया, साल भर में कितनी बार फेंकते होंगे? 3650 बार एक साल में। एक साल में वो 3650 बार फेंकते हैं। अगर वो 10 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इसको 10 से गुणा कर दो, 36,500 बार उन्होंने भाला फेंका है, 36,500 बार। अब 36,500 बार फेंकने के बाद अंदाजा अंदाजा कैसे रह सकता है? फिर अंदाजा अंदाजा कैसे रह सकता है? फिर तो अंदाजा रहा ही नहीं, फिर तो वो अनुभव शामिल हो गया, और अनुभव शामिल होने के बाद में अंदाजा अंदाजा नहीं रहता, सटीकता आ जाती है, फिर वो सटीकता आ जाती है ना। राहुल द्रविड़ की जो पत्नी है वो कहा करती थी कि राहुल को जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में कहीं भी मान लो घूमने जाते हैं और जाते हैं, तो बहुत सारा सामान जो है वो पैकिंग मैं करती हूँ। उनकी वाइफ का कहना था ये कि जो सामान वामान पैक करते हैं तो सामान में कुछ ज्यादा या कुछ कम पैक कर लिया। राहुल द्रविड़ की बात बता रहा हूँ, कि राहुल द्रविड़ की जो वाइफ ने कहा है वो बता रहा हूँ कि अगर उनका कोई भी सामान कम या ज्यादा हो जाता था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अच्छा ये वाले शॉर्ट्स कम डाल दिए, या टी शर्ट कम डाल दी, या ये वाला सामान डालना भूल गए, कुछ नहीं। लेकिन अगर उनके बैट में 10 ग्राम का भी फर्क आ जाता था, 10 ग्राम का भी, तो उन्हें महसूस हो जाता था कि बैट में 10 ग्राम का फर्क आया। अगर बैट के अंदर, क्रिकेट बैट के अंदर 10 ग्राम का भी परिवर्तन हो जाता है, 10 ग्राम का भी, तो उन्हें महसूस हो जाता था कि आज बैट में कुछ गड़बड़ हुई है। समझ रहे बातों को? जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना तो आप अपनी चीजों को लेके इतने ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कि एक बारीक सा भी डिफरेंस आपको कैलकुलेट होने लग जाता है कि अच्छा ये है, अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन जिसके लिए आप जुड़े हुए हैं ना, जिस चीज से आप जुड़े हुए हैं, वहां पे आपको एक रत्ती भर का फर्क भी है ना, बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो ये फर्क है। अगर भाले में ना इंच, मतलब एक भाले में अगर 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर का भी फर्क आ जाए ना, तो उसे पकड़ में आ जाएगा नीरज को कि भाई मेरे भाले में आज कुछ गड़बड़ है। तो अभ्यास यही तो करता है आपको, अभ्यास आपको चीजों के साथ ऐसे रिलेट कर देता है कि वो चीज नहीं है बल्कि आपका ही एक हिस्सा है।
और अगर हमारे यहाँ एक फुंसी भी निकलती है, पता लगता नहीं लगता, एक फुंसी निकल गई है, छोटी सी होती है तो भी पता लग जाता है अरे फुंसी निकल गई है। तो हम इस तरीके से जुड़ जाते हैं चीजों के साथ कि वो चीज और मैं एक हो जाते हैं, हम दो नहीं रहते फिर, है ना। तो ये हुआ 45 डिग्री पे। तो इस तरीके से आप 45 पे। अच्छा, एक चीज और हम देख सकते हैं यहाँ पे, इस में एक खास बात और है, एक बात का और पता लगता है कि अगर क्षैतिज प्रास आप दो बार दो अलग अलग कोणों पे सेम क्षैतिज प्रास ले सकते हो। सेम कैसे? एक जैसी। अगर आपने किसी कण को अल्फा कोण पे फेंका, देखो एक बार आपने किसी चीज को अल्फा पे फेंका, जब आप अल्फा पे फेंकते हैं तो भी आपको क्षैतिज प्रास मिलती है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, ये आपको मिलती है। लेकिन अगर आप कोण बदलकर 90 माइनस अल्फा कर दें, दोबारा क्षैतिज प्रास निकालो, 90 माइनस अल्फा करने पर क्या होगा? आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा बटा जी, ब्रैकेट्स खोलने पर यू स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 अल्फा बटा जी, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये वापस आ गया आपका u साइन 2 अल्फा, वही आ गया। गौर करो, सेम सेम चीज आ गई। इसका मतलब अगर आप किसी वस्तु को अल्फा कोण पे फेंकते हैं या 90 माइनस अल्फा पे फेंकते हैं, दोनों ही केस में आपकी क्षैतिज प्रास एक ही होगी, क्षैतिज प्रास सेम होगी। किसी वस्तु को अल्फा कोण पर फेंकने पर क्षैतिज प्रास वही आती है अगर उसको 90 माइनस अल्फा पे फेंकते हो तो 90 माइनस अल्फा पे भी वही क्षैतिज प्रास आएगी जो अल्फा पे आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी कण को 15 डिग्री पे फेंका या फिर 15 के बजाय आपने 90 माइनस 15 75 पे फेंका, तो 75 डिग्री पे फेंको या 15 डिग्री पे फेंको, दोनों पे क्षैतिज प्रास सेम आएगी। 15 और 75 पे क्षैतिज प्रास एक जैसी आएगी, सेम क्षैतिज प्रास आपको दोनों ही केस में मिलने वाली है। ठीक है ना, क्लियर हो जाता है। देखिए अभी आप लोगों को पता नहीं, मुझे जैसे मैं हूं, मैं जब भी कोई सवाल निकालता हूँ, अभ्यास होने की वजह से बता रहा हूँ, एक अलग से जिसे सिक्स सेंस कहते हैं, एक सेंस होता है सिक्स सेंस, जैसे 5 सेंसेस है आपके अंदर, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप चख सकते हैं, आप सुगंध ले सकते हैं। तो जो 5 सेंसेस टच कर सकते हैं, ये हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा एक छठी ज्ञानेंद्रिय होती है जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। ये सिक्स सेंस आपके अंदर तब डेवलप होता है जब किसी चीज के साथ आप बहुत अटैच हो जाते हैं, किसी चीज के साथ आप बहुत अटैच हो जाते हैं। अब आप मैथ्स में भी देखिए, आप मैथ्स में प्रैक्टिस करिए, आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए, कुछ समय दीजिए, साल 2 साल, 2 साल बाद क्या होगा, जब भी आप कोई सवाल करेंगे और उसमें कहीं गलती होगी तो आपको अपने आप से एक महसूस होने लग जाता है कि कुछ गलती हुई है, अपने आप से ही अपने फीलिंग से आने लग जाती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। मतलब अभी तक आपने 2-4 लाइनें या 5 लाइनें लिखी होंगी, आपको महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ की है मैंने, अपने आप से महसूस हो रहा है। अब ये कौन सी इंद्रिय है? क्या आप देख रहे हैं? नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा। सुन रहे हैं? नहीं। कौन सी इंद्री काम कर रही है? बोले 5 इंद्रियां तो नहीं बोल रही है। तो ये कौन सी इंद्री बोल रही है जो बता रही है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ इस सवाल में मैंने गलती की है, और आगे जाके आपको पता चलता हाँ गलती की थी, कोई तो गलती की है। तो एक ऐसी इंद्री जो है वो आपके अंदर तब डेवलप होती है जब आप किसी चीज के साथ लंबे समय तक टिकते हैं। और ये सब में होता है, हर प्रोफेशन में होता है। एक एक्स्ट्रा सेंस जो है आपको उसका मिलने लग जाता है, जो कभी भी शुरुआत में नहीं मिलता। शुरुआत में भगवान सबको 5 इंद्रियां देता है, सब 5 तक ही रहते हैं। छठी तब डेवलप होती है जब किसी चीज के साथ आप बहुत जुड़ जाते हैं और बहुत अभ्यास करते हैं। अभ्यास से आपकी छठा चक्षु जो है वो खुल जाता है, फिर वो आपको गाइड करता रहता है जैसा इसमें होता है। तो ये आज ये हो गई हमारी एक कहानी। ठीक है। अच्छा, किसी समय पे कोण कितना होगा? किसी समय टी समय पर, टी समय बाद कण का कोण। ये देखो, दो चीजें पहले पकड़ लेना कि कण कहाँ होगा, क्षैतिज में कहाँ होगा, ऊर्ध्वाधर में कहाँ होगा, टी समय बाद। वो हमने ये दोनों लिखे हुए हैं। कण टी समय बाद क्षैतिज में एक्स निर्देशांक उसका इतना हो चुका होगा, वाई निर्देशांक इतना हो चुका होगा, और अब जो कोण है
वो और कर लेते हैं। थीटा बराबर tan इनवर्स u साइन अल्फा माइनस GT बटा u कॉस अल्फा। अब ये कौन हो चुका होगा t समय बाद। t समय बाद, जब t समय बीत जाएगा तो आपका कोण अब ये हो चुका होगा। t समय बाद आपका कोण इतना हो चुका होगा। आप देख सकते हैं अगर आप t का मान 0 रखें, t का मान आप 0 रखें तो ये खत्म हो जाएगा और u से u कट जाएगा, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा tan अल्फा आ जाएगा, tan से tan कट जाएगा, अल्फा आ जाएगा। यानी जब t बराबर 0 है उस समय कोण अल्फा है, जब t बराबर 0 है उस समय कोण अल्फा है। पता कर सकते हो आप लोग, ठीक है, क्लियर है। जब t समय होगा, जब t 0 होगा उस समय प्रारंभिक कोण ही आना चाहिए, प्रारंभिक आता है, और उसके बाद में निश्चित समय जो भी आप डालेंगे उतने समय पे वो जो कोण है वो पता लग जाएगा। कितनी दूरी तय कर चुका है, x बराबर u cos अल्फा इंटू टी। ये है क्षैतिज दूरी जो वो क्षैतिज पे तय करेगा, और ये है ऊर्ध्वाधर दूरी। u साइन अल्फा टी माइनस 1/12 GT स्क्वायर। t समय बाद कण इतना x कर चुका होगा, इतना y कर चुका होगा, इस कोण पे होगा। ये उसका सारा विज्ञान है, ठीक है। चलो आ जाओ अब सवाल करते हैं जिससे सारी चीजें कनेक्ट हो जाए सवालों के साथ। कुछ बचेगा तो बीच दौरान फिर से रिकॉल कर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, इससे पहले हमने क्या 66 किया था क्या? हम्म, 66 लास्ट क्वेश्चन हमने 66 किया था, ये रहा लास्ट 66 था। अब 67 क्या कहता है क्वेश्चन। एक पिंड को 15 डिग्री के प्रक्षेप कोण पर फेंकने पर वो 50 मीटर की परास प्राप्त कर लेता है। ये एक हिस्सा हो गया। अगर उसे 15 डिग्री पे फेंकते हैं तो उसकी जो परास है वो 50 मीटर हो जाती है। अगर उसी वेग से, जो वेग पहले था उसी वेग से 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाए, अगर 45 पे फेंका जाए तो परास क्या होगी, तब उसकी परास क्या होगी। 15 पे फेंका गया है तो उसकी परास 50 है, 45 पे फेंका जाएगा तो परास कितनी होगी, ये पूछा गया। यानी जब अल्फा हम 15 लेते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी जो परास है वो 50 है, ठीक है। एक नंबर 2, दूसरा है कि अगर 45 पे फेंका जाए तो बताओ परास कितनी होगी, ये, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है परास का, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी। मान रखो, दोनों ही मान रखो बारी बारी से। पहले ये वाला मान रखो, समीकरण एक बन जाएगी। आर का मान 50, यू का मान पता नहीं है, साइन 15 डिग्री रखने पर ही हो गया साइन 30 बटे जी 50 बराबर यू स्क्वायर, साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो गया यू स्क्वायर बटा 2g। समीकरण नंबर 1 डन। आ जाओ समीकरण नंबर 2। इस बार आर नहीं पता, कोण पता है 45 डिग्री। 45 रखते ही ये हो गया 45, 45 का डबल 90 साइन 90 बटा जी। साइन 90 का मान 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों में भाग दे दो, समीकरण 1/2। समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो या 1 में 2 का भाग दे दो। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर समीकरण 2/1, तो r बटा 50 यू स्क्वायर बटा जी
कट गया, ये 2 आ गया, वज्र गुणा करने पर r 50 दूनी 100 हो गया। तो अब क्षैतिज परास आएगी इसकी 100, r बराबर 100। ये आंसर है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? आ गया? क्या कहते हो? सभी को आ गया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि एक प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, एक प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यदि एक प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई मतलब h, ऊंचाई h, इसके परास मतलब r की चौथाई है मतलब 1/4 है, तो प्रक्षेप कोण यानी अल्फा ज्ञात करो। अल्फा ज्ञात करो, ठीक है। एच, आर और चौथाई ये संबंध है, अल्फा निकालना है। कहा गया है कि जो ऊंचाई है एच जो है वो परास की चौथाई है। एच बराबर है 1/r, एच बराबर 1/4r, और एच का मान होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अब एक चीज और याद है मुझे कि ये जो एक है ना फॉर्मूलों के अंदर, कई बार फॉर्मूलों से अपनी अपनी कहानियां होती है, अपनी अपनी परेशानियां होती है। जैसे मेरी परेशानी है कि आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब इन फॉर्मूलों में जो एच और आर वाला फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में मेरी दिक्कत ये होती है कि जो ये जो 2 है ना, ये एच वाला 2, ये एच के नीचे जो 2 है 2g, ये अभी हफ्ते भर में, हफ्ता भर निकलेगा जैसे टॉपिक क्लोज होगा, हफ्ते भर में ये जो 2 है यहां से आके यहां चला जाएगा। फिर मुझे याद ये रहेगा कि ये जो 2 है ये आर के साथ है। और अभी 5-7 दिन के बाद है, 7 दिन या 10 दिन मुश्किल से निकलेंगे। 7 या 10 दिन बाद में ये जो जब तक पढ़ाता हूं तब तक ये 2 एच के साथ रहेगा। फिर हफ्ता भर निकलेगा, जैसे इस टॉपिक को बंद करूंगा क्लोज करूंगा, और फिर मान लो कभी सवाल अचानक कुछ आ गया इसका और करने लगा, तो ये जो 2 है ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, मेरे अपने आप ही मेरा दिमाग इसको यहाँ ले आएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, और मैं फॉर्मूला यही लिखूंगा। फिर कोई मुझे कहे अरे सर वो आपने वो जो 2 है वो इसके साथ नहीं आता, वो इसके साथ आता है, टिकता ही नहीं। ये वाला 2 नहीं टिकता, बाकी सब टिक जाता है, बाकी सब वैसे के वैसे ही रह जाता है, बस ये जो 2 है ना ये परेशान करता रहता है ना। तो ऐसी छोटी छोटी परेशानियां भी होती है जो नहीं टिकती, पर ये दुआ नहीं टिकता, खाली इसकी प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। ये वाला गंदा है, ये टिकता नहीं है। जैसे ही देखता हूँ ओ हाँ 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 ये 2h के साथ आएगा, पढ़ा रहा हूँ ना, अब तो पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है वहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो आप कह दोगे कि सर 2 तो वहां है, तो अब तो रह जाएगा। बस हफ्ते भर निकलने दो, फिर देखो इस 2 का, ये 2 अपने आप ही कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले जो है ना वो अपने पास में हर टाइम रहने जरूरी है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सोचो कि प्रॉब्लम्स आपके साथ ही है, प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी है ना, ये सबके साथ है, हर इंसानों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ इधर उधर होता ही रहता है। जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, 2 से 4 कट गया, और अब बचा साइन स्क्वायर अल्फा, और 1/2 बच गया। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, 2 से 2 कट गया, इनको एक तरफ कर लो, साइन अल्फा कॉमन, ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। और 2 आंसर आ गए, एक आ गया साइन अल्फा बराबर 0, दूसरा आ गया साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बराबर 0। साइन अल्फा बराबर 0, तो ये आंसर आया कि अल्फा 0 डिग्री पे फेंको,
जब आप 0 डिग्री पे फेंकोगे तो ये रिलेशन काम करेगा, लेकिन 0 डिग्री पे फेंकेंगे तो बहुत बुरा रिलेशन हो जाएगा। ऐसा रिलेशन होगा कि h का मान भी 0 हो जाएगा, r का मान भी 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन वही है, सॉल्यूशन तो है ही ना। एक आंसर आ गया π/4 45 डिग्री। तो गणित अपने सारे आंसर देती है। अब वो अलग बात है कि आपको नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर दो। पता नहीं, मैं कोशिश तो करता ही हूँ कि साइन, अब वो पता नहीं थोड़े दिनों बाद लॉजिक अपने आप ही बदल जाता है। मैं ये याद करता हूँ कि साइन 2 अल्फा है तो 2 अल्फा के नीचे 2 नहीं आएगा, फिर वो याद रह जाता है, आगे जाके याद रह जाता है कि 2 अल्फा के साथ ही 2 आएगा। पता नहीं कहाँ से जनरेट हो जाता है, दिमाग मैनिपुलेट करता है। पहले जब न्याय प्रणाली जो चलती थी, आप लोगों ने देखा होगा 1950 के आसपास जो हमारा न्याय प्रणाली हुआ करता था, उसमें कोर्ट नहीं हो, जज जो होता था वो सिर्फ फाइनल निर्णय सुनाता था। उससे पहले एक जूरी होती थी। आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, रुस्तम मूवी, एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, रुस्तम करके, अभी हाल फिलहाल में आई थी, 3-4 साल हुए होंगे, 3-4 साल पहले एक मूवी आई थी रुस्तम। अब रुस्तम मूवी जो थी वो इस बात का डिपिक्शन थी कि भाई पहले हमारा जो सिस्टम हुआ करता था उसमें जूरी बैठती थी, मतलब आप समाज के 15 लोगों को वहां, 15 या 10 लोगों को वहां बिठा देते थे और वो 10-15 लोग जो है उस केस को सुनते थे। 10-15 लोग उस केस को सुनते थे और सुनकर आधार पे अपना फैसला जो है वो जज को देते थे कि भाई हमारा ये फैसला है, और उसके आधार पे जज जो है उनके जो आते थे उसको समझ के फैसला सुनाता था। देखा होगा आपने रुस्तम मूवी में। पहले ये प्रणाली चलती थी, यहाँ नहीं सिर्फ भारत में चलती थी, दुनिया भर में चलती थी। दुनिया भर में भी ऐसे ही जो है वो जूरी बैठती थी और जूरी तय करती थी। आज भी अगर आप देखें तो और सब चीजों में जूरी बैठती है। जैसे मान लो कोई कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ 5 लोगों की एक टीम बैठती है। आप इंडियन आइडल देखिए, वहाँ 3 जज बैठते हैं। तो ये लगभग लगभग हम बहुत पुराने समय से था, जूरी बैठती थी। अब जूरी में ये होता था कि उसको मैनिपुलेट करना संभव था। जूरी, क्योंकि वो विशेषज्ञ तो होते नहीं थे, वो सामान्य आम जन लोग होते थे, उनको बिठा दिया और कोई अच्छा वकील या कोई अच्छा व्यक्ति जो है वो उनको आराम से मैनिपुलेट कर सकता था, भावनात्मक मैनिपुलेट कर सकता था। और उनका जूरी का तथ्य से ज्यादा लेना देना होता नहीं था, ज्यादा इमोशंस होते थे और इमोशंस के चक्कर में वो ले बैठते थे। इमोशन के चक्कर में फैसला वो गलत कर देते थे। फिर आते आते इस जूरी सिस्टम को हटा दिया गया और जज को बिठाया गया, और जज को भी ये कहा गया कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब आप इमोशंस नहीं हो सकते। पट्टी बांधते हैं ना न्याय प्रणाली में, उसका मतलब ये होता है कि आपको देखना नहीं है कि कौन पीड़ित है और कौन आरोपी है, ये नहीं देखना, आपको सिर्फ तथ्य देखने हैं। जो तथ्य पेश हो रहे हैं वो देखने हैं और तथ्यों पे ही अपना निर्णय सुनाना है, बस। फिर ये प्रणाली चेंज होगी। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए गणित के अंदर, तो हमारा आंसर देखो, ये भी आंसर आया अल्फा 0, है ना। तो ये दिमाग मैनिपुलेट कर देता है। अब दिमाग, मैं 2 अल्फा यहाँ रख रहा हूँ, रखते रखते ही 7-8 दिन बाद में ये जो 2 है ये जी के साथ चला जाएगा। यहाँ तो साइन 2 अल्फा रह ही जाएगा और यहाँ से यहाँ 2 आ जाएगा। तो दिमाग मैनिपुलेट करता है। तो ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो जुडिशरी है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैनिपुलेशन। किसी भी कोई, आज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध होते हुए देखा, देख लिया, अब उसकी केस की सुनवाई हो रही है 5-6 सालों तक। 5-6 सालों तक उसे कैसे याद रहेगा कि उस समय क्या क्या हुआ था। और दिमाग खालिस्तान छोड़ता नहीं है। दिमाग क्या करता है, फैब्रिकेट कर लेता है, फिर तथ्यों को फैब्रिकेट कर देता है, कुछ और चीजें बना देता है ना। एक आप लोग तो मूवी कम देखते होंगे। एक मूवी थी जिसका नाम था 12 एंग्री मैन, और ऑस्कर विनिंग मूवी थी 12 एंग्री मैन। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाते हैं कई बार, और वो समाज का जो गलत तरीका है उसको दिखाते हैं। तो 12 एंग्री मैन यही होता है, उसमें भी वही जूरी सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसने अपने पिता का खून किया होता है, आरोप होता है उसके ऊपर कि उसने अपने पिता का खून किया है, और बहुत सारे गवाह होते हैं जो बताते हैं कि भाई हमने आवाज सुनी थी, हमने ये देखा था, ये इसके पिता इसको डांट रहे थे, ये हमने सब देखा। इस तरीके से वो एक पूरा घटनाक्रम होता है। फिर घटनाक्रम में 12 लोग बैठे होते हैं जो जज होते हैं, मतलब जूरी होती है जो फैसला सुनाती है उस लड़के पे कि ये कातिल है या नहीं है। तो जूरी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और ये कहता है कि आप लोग अपना एक सर्वसम्मति से एक फैसला तैयार करके लाएं, और जज फिर उसको सुनाएगा। तो वो जो 12 लोग जब अंदर बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो एकदम मामला एकदम खुला हुआ है, एकदम स्पष्ट मामला है कि लड़के ने खून किया है, और सबके सब एग्री होते हैं। वो सोचते हैं कि बस आधे घंटे में हम हमारा करके निकल जाएंगे, आधे घंटे में हम लोग सब सहमत होके बच्चे को, फैसला बच्चे के विपक्ष में देके भैया कातिल है, और हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, जैसे ही लोग वो अंदर जाते हैं और डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल निकल के आती है, बहुत सारी चीजें। मतलब शुरुआत में ऐसा लगता है कि बिल्कुल लड़का कातिल है, उसने खून किया है, और धीरे धीरे जब डिस्कशन आगे बढ़ता है, पूरी मूवी में खाली डिस्कशन है, एक कमरा है उसमें 12 लोग बंद है और 12 लोग डिस्कशन कर रहे हैं।
तथ्यों पे डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो डिस्कशन करते हैं, मूवी खत्म होने तक जो 12 लोग शुरुआत में एंटी थे कि लड़का कातिल है, वो 12 लोग ये मान बैठते हैं, कंफर्म हो जाते हैं कि लड़का कातिल नहीं है। पूरी मूवी को बहुत तरीके से दिखाया गया कि आदमी भावनात्मक होता है, गलत फैसले लेता है, गलत समझ रखता है, और जब वो आपस में, जब हम बहस करते हैं, जब हम डिस्कशन करते हैं, तो भावनाएं अलग हट जाती है और तथ्य तथ्य बच जाते हैं। तो इस मूवी में सिर्फ यही दिखाया था, और मूवी आगे जाके बहुत हिट भी हुई थी, और इसको हिंदी मूवी में भी आई थी। इसी मूवी को कन्वर्ट करके एक हिंदी मूवी आई थी, रुका हुआ फैसला। रुका हुआ फैसला आप हिंदी में देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है ये। फिर इंडिया ने बनाया था रुका हुआ फैसला, और फिर इस मूवी को देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। लॉजिकल आपको समझ में आएगा कि हम कितने ज्यादा, हम जब शुरुआत में जब होते हैं, एज ए व्यक्ति जो होते हैं, एक व्यक्ति अगर खुद फैसला करेगा तो ज्यादातर वो गलत करेगा, क्योंकि सही गलत को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब डिस्कशन होगा तो तथ्य बाहर आएंगे। तो ये मूवी इसी को लेके बनाई गई थी, बहुत सुंदर मूवी थी। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो फैब्रिकेट कर देता है, कुछ ही बना देता है। तो जब तक बहस नहीं होगी तब तक वो अलग नहीं होगा, और अलग नहीं होगा तो आप सही तक नहीं पहुंचोगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा दिमाग दो को हर बार यहाँ ले आता है, दो को मेरा दिमाग हर बार यहाँ ले आता है, लेकिन जैसे ही किताब से क्रॉस चेक करता हूँ, दो वापस चला जाता है, लेकिन बना रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर, एक तोप से गोला दागा जाता है। एक तोप से एक गोला क्षैतिज के साथ 45 डिग्री के कोण पे बनाते हुए फेंका जाता है। यदि क्षैतिज परास इतनी हो तो गोले द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी होगी? 45 डिग्री का कोण है, और क्षैतिज परास जो है वो 39.2 है, आर का मान 39.2 है। आपको निकालना है एच कितना होगा, महत्तम ऊंचाई कितनी होगी, ये बतानी है। अच्छा, मोनिका कह रही है मैंने देखी है। आर का मान यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे जी, और एच बराबर है, आपस में भाग दे दोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपस में अगर भाग दे दोगे तो आपको यू स्क्वायर का मान वहां से निकाल के यहाँ रखने वाला, वो झंझट कम हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा अगर आप भाग देते हैं। तो भाग देने का फायदा सिर्फ ये होगा कि आपको कुछ मान नहीं रखने पड़ेंगे। देखो आर बटा एच बराबर यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया, ये हो गया आपका साइन 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2 ऊपर, 2 साइन 2 अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा। देखो कुछ फायदा हो गया ना, अब आपको ज्यादा मान नहीं रखने पड़े। एक तो आप वहां से मान निकालते फिर लाके यहाँ रखते, इसने वो काम कम कर दिया। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हो गया कोट अल्फा, 4 कोट अल्फा, आर बटा एच बराबर 4 कोट अल्फा। अब आपके पास जो जो मान है वो रख दो, आर बराबर 4 एच कोट अल्फा, और एच बराबर आर बटा 4 कोट अल्फा, और आर का मान हमारा है 39.2 बटा 4, और अल्फा का मान हमारा 45 है, कोट 45 का मान 1 हो गया, और भाग देने पर ही आ जाएगा 9×36 9.8। तो आंसर आ गया 9.8। कैलकुलेशन भी कम हो गई और जल्दी से आंसर भी आ गया, जल्दी से आंसर भी आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ फायदा उठाओगे ना चीजों का,
वरना वही होता, पहले आप यू निकालते फिर यू लाके यहाँ रखते। तो थोड़ा भाग का इस्तेमाल करो, भाग का इस्तेमाल करोगे तो कुछ चीजें पहले ही कट जाएंगी। वो यहाँ से लाके यहाँ रखोगे, इससे अच्छा काट ही दो, काटते काम कम हो जाएगा। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूलों को। अगला क्वेश्चन, एक कण ऐसे कोण पे फेंका जाता है कि इसका क्षैतिज परास इसकी महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, तो प्रक्षेप कोण बताइए। लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि इससे फेंकी जाती है कि परास जो है, आर जो है, वो महत्तम ऊंचाई की 3 गुना है। आर महत्तम ऊंचाई की 3 गुना है, यानी आर बराबर है 3h। आर बराबर 3h है। अल्फा का मान बताइए। अभी हमने एक चीज निकाली थी, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। हमने अभी आर बटा एच का मान निकाला था, ये देखो। आर बटा एच का मान था 4 कोट अल्फा। आर बटा एच बराबर है 4 कोट अल्फा। है ना। और हमें क्या दिया गया है कि आर बराबर है 3h। आर का मान 3h रख दो। 3h बटा एच बराबर 4 कोट अल्फा। एच से एच कट गया, 3/4। और आंसर किस में पूछा गया, 10 में। चलो कोट को 10 में बदल लो, पलट दो, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा। 10 अल्फा बराबर 4/3 और अल्फा बराबर 10 इनवर्स 4/3। तो ये कुछ पुरानी मेहनत काम आ गई। 10 इनवर्स 4/3, ये आंसर आ गया। ठीक है। बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण को v वेग से फेंका गया, प्रारंभिक वेग v है, उसकी क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई की दुगनी है, तो इसका क्षैतिज परास कितना है। आर कितना है, आर बताना है। और क्षैतिज परास जो है वो ऊंचाई की दुगनी है, आर बराबर है 2h। आर बराबर 2h दिया गया है। जो प्रारंभिक वेग है, जो u हुआ करता है, वो v दिया गया है। u बराबर v है, r बराबर 2h है, और क्षैतिज परास जो r है वो आपको निकालनी है। क्षैतिज परास r जो है वो ज्ञात करनी है। करो ट्राई इसको। ऑप्शन बी। ठीक है, पहले तो वो अभी फॉर्मूला लगा दो कोण वाला, जो भी कोण वाला था वो लगा दो, कोण निकालने वाला। आर बटा एच बराबर 10 अल्फा है, 4 कोट अल्फा। ये वाला लगा के अल्फा का मान निकाल लो। आर का मान 2h है, यहाँ पे 2h रख दो। 2h बटा एच बराबर 4 कोट अल्फा। ऐसे एच कट गया, 4 यहाँ गया, 1/2 कोट अल्फा हो गया। 10 अल्फा बराबर 2 हो गया, या 2/1 हो गया। ठीक है,
अब हमें क्या चाहिए, क्षैतिज परास चाहिए, आर चाहिए, और आर के लिए हमें साइन 2 अल्फा का मान चाहिए। लेकिन एक चीज हमें पता है, हम चाहें तो कोई और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका हमें पता है कि साइन 2 अल्फा का tan के रूप में सूत्र होता है। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला tan के पदों में भी होता है। तो अगर वो पता है तो सीधा हो जाएगा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। वो होता है 2 tan अल्फा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो इस फॉर्मूले से सीधा हो जाएगा। u का मान आपको v दिया गया, वो v हो जाएगा v स्क्वायर बटा g। tan अल्फा का मान 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4v स्क्वायर बटा 5g। बी आंसर हो गया। चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है चेंज नहीं कर सकते। tan को चेंज कर लो, tan को साइन और कॉस बना लो, और साइन और कॉस बना के साइन 2 अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख के साइन और कॉस का मान वहां रख दो, उससे भी हो जाएगा। लेकिन इससे बड़े आराम से हो गया, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूले तो चाहिए ही होंगे, है ना। फॉर्मूले यहाँ से बच भी गए तो क्या है, त्रिकोणमिति में चाहिए होंगे, और फॉर्मूला बिना तो काम वैसे भी नहीं चलेगा। अगला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा कमाल है। यदि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उस ऊंचाई के बराबर है, यदि एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उस ऊंचाई के बराबर है, यानी जो आर है वो उस ऊंचाई के बराबर है, एच, लेकिन ऊंचाई सुन लेना पहले, कौन सी ऊंचाई की बात हो रही है, उस ऊंचाई के बराबर है जहां से वह गिरकर प्रक्षेप वेग के बराबर का वेग प्राप्त करता है। तो प्रक्षेप कौन बताइए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। प्रक्षेप का क्षैतिज परास उस ऊंचाई के बराबर है, कौन सी ऊंचाई के बराबर है, उस ऊंचाई के बराबर है जहां से अगर कण को गिरा दिया जाए, ऐसे छोड़ दिया जाए, तो उसका जो वेग होगा, उसका वेग आपके प्रारंभिक वेग u के बराबर होगा, है ना। तो ये स्थिति इसने बताई है। यानी हम ये कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं, जिस ऊंचाई की बात कर रहा है उस खास ऊंचाई की बात कर रहा है, जिस ऊंचाई पे ये खास बात है, ये मान लो वो ऊंचाई है। इस ऊंचाई में क्या खास है, इस ऊंचाई में ये खास है कि अगर इस ऊंचाई से किसी कण को गिराया जाए तो इसका वेग, जब वो यहां से ए से बी पे जब पहुंचेगा, तो बी पे वही वेग होगा जो उसका प्रारंभ में था, जो यहाँ पे था जब इस कण को फेंका गया था प्रक्षेपीय गति में। इस समय जो इसका वेग था, यानी जो u था, u और vb, इस बिंदु पे जो वेग है वो मान लेते हैं vb है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वो ऊंचाई है जिस ऊंचाई पर कण का वेग वो होता है जो प्रारंभिक वेग है, v बराबर vb है। ये क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा पढ़ लो उसको। एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उस ऊंचाई के बराबर है, उस ऊंचाई के बराबर है, क्षैतिज परास उस ऊंचाई के बराबर है, ये ऊंचाई बड़ी खास है, ये ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर है, तथा इस ऊंचाई पर प्रक्षेप वेग के बराबर का वेग प्राप्त करता है। अगर उसे गिराया जाता है, जहां से वह गिरकर, अगर उसे गिरा दिया जाए, उस बिंदु पे रोक लें और रोक कर फिर गिरा दे, तो गिराने पे उसका जो वेग बनेगा वो वेग प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। और यहाँ पे इसका वेग कितना बनेगा, शुरुआत में इसका वेग 0, क्योंकि गिराया गया, गति पूरी नहीं करवाई। आप सोचोगे अचानक नीचे कैसे गिर गया, नीचे नहीं गिर गया। ये बता रहा है कि अगर एक कण, दो पत्थर मान लो, दो पत्थर है, एक पत्थर को फेंका गया और ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई से एक दूसरे पत्थर को फेंका गया, तो इसका वेग वही आता है जो प्रारंभ में था, जो पहले वाले कण का जो प्रारंभ में वेग था वही वेग बी बिंदु पे आता है। अब हम इसकी गति की बात करें तो सीधी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति हो रही है। प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग vb है, अंतिम वेग vb है, और vb भी u के बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाला। इसमें अंतिम वेग u है, प्रारंभिक वेग 0 है, माइनस प्लस लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण प्लस का होगा,
2g, हाइट कितनी है, h है, तो ये u का मान आ गया, u बराबर √2gh, ये u का मान है। अब आगे क्वेश्चन में और दिया गया कि r बराबर है h, r बराबर है h, r का मान है हमारा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटे g बराबर दिया गया है h। ये महत्तम ऊंचाई नहीं है, महत्तम ऊंचाई नहीं है, ये खाली एक प्रकार की खास ऊंचाई है। देखो महत्तम ऊंचाई नहीं है, ये महत्तम ऊंचाई नहीं है, सिर्फ ऊंचाई है। और पूरी प्रक्षेप्य गति में अनंत ऊंचाइयां होती है। जब महत्तम ऊंचाई बोलनी होगी तो वो खुद बोल देगा। अभी इसने सिर्फ वर्ड यूज किया है ऊंचाई, और एक प्रक्षेप्य गति में हजारों 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 ऊंचाइयां होती है। हर जगह, हर बिंदु पे उसकी कोई ना कोई ऊंचाई होती है, हर बिंदु पे उसकी कोई ना कोई ऊंचाई होती है। हर बिंदु पे आप कहीं चले जाओ, प्रत्येक बिंदु पे उसकी कोई ना कोई ऊंचाई है। इस बिंदु पे ये ऊंचाई है, इस बिंदु पे ये ऊंचाई है, इस बिंदु पे ये ऊंचाई है, इस बिंदु पे ये ऊंचाई है। हाँ, इन ऊंचाइयों में से एक ऊंचाई सबसे ज्यादा है, जिसका नाम है महत्तम ऊंचाई। तो जब इसको बोलना होगा तो हम बोल देंगे। जब तक महत्तम ऊंचाई ना बोला जाए, ये समझो कि एक प्रकार की कोई ऊंचाई है, वो क्या है वो आगे सवाल बताएगा। तो इसलिए यहाँ पे h का मान मत रख देना। ये लोग h का मान भी रख देते हैं, r का मान सर ने रख दिया, h का मान हम रख देते हैं, है ना। आपके दिमाग में काम कर रहा हो कि बोला सर ने r का मान सर ने रख दिया, अब सर को दुख नहीं देके h का मान हम रख देते हैं, क्यों सर को परेशान करें। तो ये परेशानी ज्यादा भारी पड़ जाएगी। अब u का मान रखो, u का मान है 2gh, बराबर h, g से g कट गया, h से h कट गया, साइन 2 अल्फा बराबर आ गया 1/2। ये हाँ, स्मॉल लिख दूं क्या, छोटा लिख दूं, छोटा लिख लो। अब समझ में आ गया, फिर क्या दिक्कत है। छोटे बड़े का अंतर तब तक है जब तक समझ में नहीं आता, समझ में आने के बाद क्या छोटा क्या बड़ा। अब तो सारे भेद मिट गए। तो आपका आ गया कौन, 15। अच्छा, 15 का तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, 15 का तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ हुई। यहाँ कोई 15 नहीं है, यहाँ कोई 15 नहीं है, क्या गड़बड़ हुई, कोई बता सकता है क्या गड़बड़ हुई। शाबाश पूनम, शाबाश कविता। हाँ, क्योंकि इसमें यही हाइट 2 बार आएगी, एक बार और दोबारा भी यही हाइट आएगी। तो दूसरे वाले की भी बात कर रहे हैं। और एक चीज आपको बताया था कि सेम प्रास आपको 15 पे मिली है, तो यही सेम प्रास आपको 90 - 15 पे मिलेगी, यानी 75 पे मिलेगी। 75 पे भी यही प्रास आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। 75 पे भी आपको यही प्रास मिलेगी, 75 पे भी यही सेम सेम जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यही प्रास वापस आएगी जब आप इसको 75 पे फेंकेंगे, 75 पे फेंकेंगे। ठीक है ना। तो 2 आंसर थे। अगला सवाल 73। किसी प्रक्षेप की परास r है, उड़ीयन काल टाइम t है, कोण अल्फा है, तो बताओ tan अल्फा किसके बराबर है। tan अल्फा किसके बराबर है। h का इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक है, h का इस्तेमाल नहीं किया गया, r का और t का इस्तेमाल किया गया। तो r हमारा होता है u² बटा
साइन 2 अल्फा और बटे जी। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क करके भाग देते हैं ताकि यू स्क्वायर कट जाए। तो वर्क करके भाग देने पर समीकरण 1, समीकरण 2, साइन ऊपर रहे इसलिए समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 का भी वर्ग करके, समीकरण 2 का वर्ग डिवाइडेड बाय समीकरण 1। समीकरण 2, समीकरण 1, तो वर्ग करके भाग दोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बटा हो जाएगा आर बराबर, ये हो जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटे जी स्क्वायर, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा जी स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटा जी, यू स्क्वायर, एक जी से एक जी कट गया, और एक जी नीचे बच गया। साइन 2 अल्फा को लिख लो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, दो साइन बटा कॉस टेन अल्फा और जी, वज्र गुणा कर दो, जी यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा, टेन अल्फा बराबर आ गया जी टी स्क्वायर बटा 2 आर, जी टी स्क्वायर बटा 2 आर, ये आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया। अभी सेम किया है। अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रक्षेप द्वारा महत्तम ऊंचाई h है तथा उसमें लगा समय कैपिटल टी है, ऊंचाई h है, तो टी स्क्वायर बराबर होगा, टी स्क्वायर इनमें से किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो h बराबर हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बटा 2g। तो इसका स्क्वायर करना है
और h में भाग दे देना है ताकि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाए। समीकरण 1 में भाग दे दो समीकरण 2 के स्क्वायर का। h बटा टी स्क्वायर। चार यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा जी ऊपर चला गया और जी बटा के 8। ठीक है, वज्र गुणा करने पर 8h बराबर जी टी स्क्वायर और ये हो गया टी स्क्वायर बराबर 8h बटा जी। क्या गड़बड़ कर दिया? अच्छा मैंने टोटल टी ले लिया। अच्छा अच्छा ठीक है, गलत कर दिया, मैंने टोटल समय ले लिया। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऊंचाई h है उसे प्राप्त करने यहां तक लगा समय। क्वेश्चन ने कहा है यहां तक लगा समय, और मैंने यहां तक नहीं, मैंने पूरा समय ले लिया। इस ऊंचाई तक जाने में जो समय लगेगा वो टोटल समय का आधा होगा, वो हाफ होगा, क्योंकि कण जो है वो आधे समय में हाइट पे पहुंच जाता है, और मैंने पूरा समय ले लिया और पूरे समय की गड़बड़ हो गई। अब ठीक है। टू एच बटा जी है ना। तो समय जो है वो तक लगा समय, जो ऊंचाई है वहां तक जो समय लगेगा वो पता है। यहाँ पे कैपिटल टी का नाम देके कंफ्यूज कर दिया है ना, नाम कैपिटल टी रख लिया और कैपिटल टी नाम देके कंफ्यूज कर दिया, और हम टोटल टाइम ले बैठते हैं क्योंकि टी देखते हैं, कम पढ़ते हैं ज्यादा समझते हैं तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। कम पढ़ा ज्यादा समझा, टी देखा पूरा टाइम लगा दिया, जबकि टी साफ लिखा हुआ है कि यहाँ तक लगा समय टी है और यहाँ तक का लगा समय है ना। गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो एक गलती ये है कि उतना ही जितना पढ़ो उतना ही समझो, है ना। सवाल जब भी करो तो जितना पढ़ो उतना ही समझो, ज्यादा समझोगे तो भी गलतियां होती है। अगला क्वेश्चन, एक कण u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। t समय पश्चात उसी बिंदु से एक दूसरा कण ऊपर की ओर फेंका जाता है। दोनों कण दूसरे कण के t समय बाद मिलते हैं, तो बताओ t का मान कितना है। अच्छा, पहले एक कण को फेंका गया ऊपर की ओर, उसी वेग से फेंका गया, ऊपर की ओर फेंक दिया। ये वैसे उसका प्रक्षेप्य गति का नहीं है, नॉर्मली है कोई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पत्थर है उसको ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंकने के स्मॉल टी समय बाद में दूसरा पत्थर फेंक दिया, सेम उसी तरीके से जैसे पहले फेंका था। जब दोनों को फेंका तो देखा कि कैपिटल टी समय बाद, कैपिटल टी दूसरे कण को फेंकने के बाद, कैपिटल टी समय बाद दोनों कण मिल जाते हैं। तो पूछ रहा है कैपिटल टी कितना है। तो हुआ क्या है, कहानी देखो। ये छत मान लो या जहां से भी फेंका गया वो मान लो। पहले कण को फेंका, पहले कण को जब फेंका तो जब टी समय बीत चुका था, स्मॉल टी समय बीत चुका था, इतने में दूसरे कण को फेंकना शुरू कर दिया। एक बंदे ने दूसरे कण को फेंका, सेकंड को, फिर सेकंड कण आया यहां से,
सेकंड कण को जब फेंका और सेकंड कण जब ऊपर गया तो कैपिटल टी टाइम हुआ तो दोनों कण मिल गए यानी दोनों कण मिल गए, यानी अब कैपिटल टी समय में ये कण ऊपर जाके यहां आ गया, कैपिटल टी यहां से लेकर यहां तक ये दोनों मिल गए। पहले वाले कण को फेंका स्मॉल टी समय तक, वो जैसे स्मॉल टी तक जिस हाइट पे भी पहुंचा तब नीचे से एक और गोला दाग दिया, वो गोला गया। फिर कह रहा है कि कैपिटल टी समय बाद दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं यानी जहां पे भी वो था, क्योंकि जब इसको फेंका जा रहा था, जब सेकंड कण को फेंका जा रहा था उस समय कण ए पे था, यानी ए के बाद वो ए पे था, वो बी पे था, दोनों को फेंका, फिर दोनों ने कैपिटल टी समय बाद दोनों मिल गए, दोनों कैपिटल टी समय बाद मिल गए। और जिस ऊंचाई पे मिले मान लेते हैं वो एच है। ये ऊंचाई मान लो स्मॉल एच मान लो, ये ऊंचाई स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच है। ठीक है, अब दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है, इसके द्वारा तो है कैपिटल टी और उसके द्वारा है स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, दोनों टोटल समय हो गया। प्रारंभिक वेग कहा गया सेम तरीके से फेंका गया, उसी वेग से यानी u वेग से ही पहले कण को फेंका गया था, u से ही दूसरे को फेंका गया, दोनों को u से ही फेंका गया। तो पहले वाले के लिए समीकरण हो जाएगा और हम लगाएंगे ये वाला समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, s का मान रखो, पहले वाले कण के लिए बी एच है, हाइट तो दोनों के लिए एच है, प्रारंभिक वेग दोनों के लिए समय दोनों के लिए अलग है, टी प्लस कैपिटल टी 1/2 क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस 1/2 जी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी। ये हो गया पहले वाले कण का समीकरण नंबर 1। दूसरे वाले कण के लिए भी एच ही है, बस समय में अंतर है, उसका समय कैपिटल टी दिया गया बस। ये दूसरे वाले कण का हो गया, कण नंबर 1 कण नंबर 2, दोनों समीकरण को घटा दो तो एच कट जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2, एक में से 2 घटाने पर ये 0 हो गया, इधर ये हट गया, u स्मॉल टी आ गया, माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे और उसमें से कैपिटल वाला कट जाएगा, तो जो बचेगा वो होगा 1/2 जी स्मॉल टी स्क्वायर वाला बचेगा और 2t कैपिटल टी वाला पद बचेगा। ये दोनों को घटाने पे आ जाएगा, ब्रैकेट खोल के स्मॉल टी का सब में भाग दे दो, स्मॉल टी का सब में भाग देने पर जैसे स्मॉल टी का भाग दोगे -1/2 जी स्मॉल टी प्लस 2 कैपिटल टी, पदों को एक तरफ कर लो, u बराबर g/2 t प्लस 2 कैपिटल टी, इनको इधर भेज दो, 2u/g स्मॉल टी को इधर भेज दो बराबर 2 कैपिटल टी, लघुत्तम लघुत्तम ले लो, ये आ जाएगा 2u माइनस जी टी बटा 2g, 2u माइनस जी टी बटा 2g, आंसर हो गया आपका सी। ये सवाल है। जी चेंज नहीं होता, जी चेंज नहीं होता, और आप जो गति का समीकरण लगाते हैं ना, आप पूरे टाइम में आपका जी वैसे ही चल रहा है, ये सारा काम जो है वो जी एक साथ कर रहा है, पूरा जो है ना वो पूरे माध्यम में जी अपने आप वैसे ही चल रहा है। आपने टाइम जो दिया है वो पूरा टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है, तो टोटल टाइम में वो जितना चलता है वो सारा आ जाएगा। और आपने यहाँ से गति शुरू की है, यहाँ पे आपका नेगेटिव था, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वो परिवर्तन जो है ना वो वैसे ही नजर आएगा जैसे वो चल रहा है, तो फॉर्मूला एक जैसे चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ के लिए अलग फॉर्मूला है, रात टाइम का अलग फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला काम करेगा। जो आप जहां से शुरू करते हैं गति, वहां से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है, वो उसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है ना,
तो यहाँ से हमने 2 कण डाले थे, एक कण भी ऊपर जा रहा था, दूसरा भी ऊपर जा रहा था। और याद होता मैंने बताया था कि टी के 2 मान आते हैं, टी के 2 मान आते हैं। एक टी का मान आता है जो आपका पहला है, मतलब जो कण ऊपर जाके नीचे आ रहा है उसका टाइम, एक होता है जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसका टाइम। तो आपको 2 टाइम मिलते हैं। क्वेश्चन ने वैसे ही बना दिया 2 टाइम के लिए। जब भी आप ये वाला सूत्र लगाते हैं, इस सूत्र में 2 टाइम आते हैं आपके पास। ये 2 टाइम कौन से है? क्योंकि जो एस है, जो ऊंचाई है, जो भी दूरी है, उसको कण 2 बार प्राप्त करेगा। एक बार जाते समय, एक बार जाकर जब वापस आएगा तब। तो ये 2 टाइम आपको एक साथ मिलते हैं, 2 टाइम आपको एक साथ एक बार में मिल जाते हैं। ठीक है ना? आते समय, जाते समय। ठीक है। अगला, इसको आप द्विधारी जो है ना, द्विघात समीकरण, उससे भी कर सकते हो। द्विघात समीकरण से भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को आप। द्विघात समीकरण का अगर सही इस्तेमाल करो तो आ जाएगा। देखो उसमें द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में 2 टी के मान है, हमारे पास भी 2 टी के मान है, तो आप सीधा भी निकाल सकते थे। सीधा अगर यूज करो आप, द्विघात समीकरण का सीधा यूज करो तो आपको चुटके में आंसर हो जाएगा, उसका फटाफट आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपके पास T1 T2 दोनों मान है। T1 का मान है स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, और T2 का मान है कैपिटल टी। अब आपके पास दोनों मूल है, दोनों मूल है तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल वो आपको मिल जाएगा। मूलों का अंतर निकालना है, कैपिटल टी निकालना है ना आपको, तो मूलों का अंतर निकालना है, मतलब खाली कैपिटल, दोनों समीकरण को घटा दो, दोनों समीकरण से कैपिटल टी का मान निकाल लो, उससे भी निकल जाएगा। तो चलो वापस आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो कि एक कण को फेंका गया है, यू वेग से फेंका गया है और 30 डिग्री के प्रक्षेप कोण पर फेंका जाता है। ठीक है। फिर टी समय पश्चात में इसकी दिशा प्रारंभिक दिशा के लंबवत हो जाती है। तो बताओ टी समय कितना था? जो उसकी प्रारंभिक दिशा थी उसके लंब दिशा में कण हो जाता है, प्रारंभिक दिशा के लंब दिशा में हो जाता है। जो भी प्रारंभिक दिशा थी उसका 90 डिग्री का घूम जाता है। मान लो कण को फेंका गया था 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे फेंका गया था, है ना, जिस कोण पे भी फेंका गया था। अब उसका कोण 120 हो चुका है, 90 तो वो हो चुका, प्लस 30 जो प्रारंभिक था, टोटल मिला के इसका तो 90 ही है, इसका तो 90 ही है, लेकिन टोटल कोण तो 120 कहलाएगा ना, क्योंकि कोण तो क्षैतिज से नापा जाता है। तो 30 पे तो कण पहले से ही जा रहा था, फिर वो 30 के भी 90 पे चला गया, तो टोटल कोण कितना हुआ? टोटल कोण तो इससे निकलेगा ना, टोटल कोण हो गया आपका 120। टोटल कोण 120 हुआ, टोटल कोण 120 हुआ। क्योंकि आपका कण देखिए, आपका कण 30 पे गया था और कुछ समय बाद में इसका दिशा 90 डिग्री हो जाती है, प्रारंभिक की 90 हो गई, तो टोटल कितना हो गया? 30 तो यही चल रहा था, 90 और हो गया, तो टोटल कोण कितना हुआ? 120। तो 120 डिग्री का कोण बन गया आपका। और हमने एक सूत्र बनाया था कि कुछ समय टी समय बाद, टी समय बाद जो कण की दिशा होती है वो ये होती है, थीटा बराबर tan इनवर्स u sin अल्फा माइनस जी टी बटा यू cos अल्फा। ये होती है टी समय बाद कण की दिशा। अब कण की दिशा हो चुकी है 120 डिग्री, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के समय टी निकाल सकते हैं। टी समय बाद कण की दिशा बराबर होती है tan इनवर्स u sin अल्फा माइनस जी टी बटा यू cos अल्फा। थीटा का मान 120 है, 120 रख दिया, tan को इधर ले आओ, tan इनवर्स इधर आकर tan हो गया, tan 120 u, अल्फा का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 रखने पर u साइन 30 माइनस जी टी बटा यू कॉस 30, साइन 120, टेन 120 का मान होता है माइनस का √3, कॉस 30 का मान होता है √3 बटा 2, वो इधर आ जाएगा, माइनस √3 इंटू ये हो जाएगा कॉस 30 का मान √3 बटा 2 यू बराबर साइन 30 का मान 1 बटा 2, तो ये u बटा 2 हो गया, माइनस जी टी हो गया, ये आपका माइनस का 3 बटा 2 आ गया, माइनस का 3 बटा 2 यू माइनस का u बटा 2 बराबर माइनस का जी टी, ये लगा के आपके हो गया माइनस के 2u बराबर माइनस का जी टी, माइनस से माइनस कट गया, t बराबर आ गया 2u बटा जी।
इतने समय बाद कण का कोण प्रारंभिक दिशा के 90 डिग्री पे हो जाएगा, 2u/g। तो ये आंसर आ गया बी। बी आपका 2u/g, ये आंसर हो गया। क्लियर है? अच्छा, क्या पूछे थे वो वाला? तो उस क्वेश्चन में ये है, आप यूं समझिए कि जो दूसरा कण है उसने टोटल कितना समय लिया होगा, पहले कण ने कितना, पहले दूसरे कण का तो क्लियर है, टी समय बाद मिल रहा है, मतलब टी हाइट ले रहा है, टी समय में जो हाइट ले रहा है वही है। तो दूसरे वाले का तो क्लियर टाइम है कि टी टाइम है, लेकिन पहले वाले कण को सोचो, पहले वाले कण ने कितना समय लिया होगा, पहले तो उसको फेंका गया था, अकेले को फेंका गया था, वो समय प्लस बाद में मिलने का समय, तो फेंका गया था स्मॉल टी समय पहले, तो स्मॉल टी तो वो हो गया, प्लस फिर उसके बाद जो मिलने का समय हुआ वो और हो गया, तो टोटल समय कितना हुआ, है ना? समझ रहे? टोटल समय कितना हुआ, कल्पना करो, काउंट करो कितना होगा। एक चीज है जो पहले से 10 सेकंड पहले निकल चुकी है, तो 10 सेकंड तो वो हो गए, फिर 20 सेकंड बाद वो मिलते हैं, तो 10 सेकंड तो वो जो पहले निकल चुका है, 10 वो प्लस 20 और मिलने के, तो 20 और 10 30, तो टोटल 30 सेकंड का टाइम हो चुका। तो पहले वाले कण को 30 सेकंड लगे। अब सोचिए अगर पहले वाले कण को भी कैपिटल टी लगता तो वो वापस थोड़ी आ रहा होता। ऑब्वियसली बात है, इतना तो समझ सकते हो कि पहले वाले कण को ज्यादा समय लगा होगा, क्योंकि वो गया है और वापस आया है, तो उसका समय ज्यादा होगा, नीचे वाले का समय कम होगा। ऊपर वाले को कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, जितना उसको, जितना पहले फेंका गया था उतना एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। कितना पहले फेंका गया था, स्मॉल टी टाइम, तो स्मॉल टी टाइम इसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो उसको कितना समय लगा होगा। पहले कण और दूसरे कण में कितने का समय का कितने का फर्क है, स्मॉल टी का तो फर्क है। स्मॉल टी बाद में तो दूसरे को फेंक ही दिया था, स्मॉल टी टाइम बाद में दूसरे को फेंक ही दिया था, तो जो फर्क है उसके टाइम में वो केवल स्मॉल टी का है। तो यानी पहला कण को स्मॉल टी समय ज्यादा लगेगा जितना भी दूसरे कण को लगा है, दूसरे कण को कैपिटल टी लगा है, तो पहले कण को हो गया कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, इतना एक्स्ट्रा था, बस उतना ही गैप है दोनों के बीच में। अब उसी में हमने दोनों को लगा दिया। अब आप ये सोचो कि फॉर्मूले में एक बार ये लिखा हुआ है और एक बार ये लिखा हुआ है, तो ये आपके फॉर्मूले की जान है, ताकत है ये, कि भाई फॉर्मूला आपको कहता है कि एक ही हाइट आप 2 बार अलग अलग टाइम पे लेते हैं। याद है, एक 5 सेकंड भी आता है, एक 2 सेकंड भी आया था, क्वेश्चन हमने किए हैं जिसमें 2 उत्तर आए थे, एक आया था 2 सेकंड, एक आया था 5 सेकंड। तो मैंने बताया था कि 2 सेकंड कौन सा है, 5 कौन सा है। एक ही हाइट को वो 2 बार ग्रहण करेगा, एक ही हाइट को वह 2 बार ग्रहण करेगा। और पहली बात तो डायग्राम ऐसा नहीं है इसका, ऐसा नहीं है, वरना वो लाइनों पे लाइनें अध्यारोपित हो जाती। क्वेश्चन का डायग्राम ये है, ऐसे कोई गया है और ऐसे ही वापस आया, यही है। तो पहला कण जब जा रहा था, जाके वापस आ रहा था, तो नीचे से एक कण आ रहा था, दोनों मिल गए, है ना? ये कुछ ऐसा है, मैंने ऐसे बना के डॉट 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 करके यूं बनाए, ये तो प्रक्षेपीय गति हो गई, ये प्रक्षेप नहीं है, दोनों ऐसे है एक डायरेक्शन। ठीक है ना? क्लियर हुआ? आगे समझ हो गया ना? ठीक है, चलो। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि ये प्रक्षेप, एक क्लास और एक्स्ट्रा आज लगा देंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास और लगा के, वैसे तो 76 क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए हैं, लेकिन थोड़े से और सवाल भी इसमें है, वो ट्राई कर लेते हैं ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि भी कैसे कैसे सवाल, इनसे बाहर कुछ जाना नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें हैं, यही सवाल घूमते फिरते हैं, यही चीज़ें बार बार आती रहती है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा नहीं इसमें। यही सवाल जो आप निकाल रहे हैं इनको बार बार निकालिए, कई बार निकालिए, प्लस वो जो वीडियो में करवाए हुए हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि उनको देखोगे तो वहाँ पे भी शायद आराम से, मेरे ख्याल से 100 सवाल तो आपको वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आरबीएससी वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें पहले ये क्वेश्चंस आया करते थे, वो मैंने करवाई हुई है, 100 सवा 100 वहाँ कराए हुए हैं, यहाँ पे आपको करवा दिए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 175 तो अभी हो चुके हैं, और देखता हूँ 15-20 और करवा दूंगा तो टोटल 200 क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, आज बसंत पंचमी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बसंत पंचमी की। माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, यूं ही लगातार बनी रहे। और सरस्वती तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाँ, वो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि शांति जो है, जो संतुष्टि है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दे सकती है आपको, वो है ज्ञान। धीरे धीरे आप अपने जीवन में एक चीज उतारने लगेंगे और समझने लगेंगे कि जीवन का जो सही आनंद है वो ज्ञान में है। जब तक आप ज्ञानवान नहीं बनेंगे, आप किसी भी सुख को भोग नहीं सकते। सुख का अगर अधिकतम अधिकतम अगर आपको भोग करना है किसी भी चीज का, तो वो आपको ज्ञान ही करवा सकता है।
जो मूर्ख होगा वो किसी भी का भी भोग नहीं कर सकता। ज्ञान ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सरस्वती हमेशा आगे रहती है, क्योंकि जहाँ सरस्वती है वहां लक्ष्मी तो अपने आप आई जाती है, वो तो स्वाभाविक सी है। और लक्ष्मी कम भी आए तो भी चल जाती है, जब ज्ञान आपके पास ज्यादा होता है तो चल जाती है। लेकिन अगर लक्ष्मी ज्यादा हो गई, ज्ञान कम हो गया, तो पूरी जिंदगी परेशान करेगा, पूरी जिंदगी भर अधर रहोगे, परेशान ही रहोगे। तो माँ सरस्वती की कृपा हम सब पे बनी रहे, सबको जरूरत है। हाँ तो ठीक कर लो। हाँ, हैप्पी बसंत पंचमी सभी को, शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल, माँ सरस्वती की कृपा निरंतर बनी रहे हम लोगों पे। और हम तो शिक्षक हैं, हम लोग तो शिक्षक हैं, तो हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है। जय माँ शारदे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, फिर मिलते हैं 10:30 बजे।